जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज से आपका एक न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होता है। साथियों, इस प्रैक्टिस सेट में जीके और साइंस के अलावे आपको मैथ्स और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि मान के चलिए इस प्रैक्टिस सेट से आपका सभी विषयों की तैयारी होगा। और साथियों, ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली कहाँ पर मिलेगा? क्लास का पीडीएफ, क्लास का नोट्स, बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक, बूस्टर जीके, ये सारा कुछ आपको इस बिहार पुलिस के बैच में मिल जाएगा। तो अगर आपको सच में बिहार पुलिस में जाना है तो आप लोग जितना जल्दी हो सके इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बैच को कैसे ज्वाइन करना है वो आपको क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो चलिए साथियों, रात के 8 बज चुके हैं। फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना उत्तर जरूर बताना है, जिससे कि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, कैरिका जैंथिन। तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पपीते में कैरिका जैंथिन नामक क्रोमोप्लास्ट पाया जाता है, जिसके कारण पपीते का रंग क्या होता है? पीला होता है। अच्छा, लाइकोपिन के कारण क्या होता है? तो टमाटर का रंग लाल होता है। तो अगर आपसे पूछे कि टमाटर का रंग लाल किसके कारण होता है, तो बताना है लाइकोपिन के कारण। अच्छा, दूध का जो रंग हल्का पीला होता है वो किसके कारण होता है? तो याद रखिएगा, कैरोटीन के कारण दूध का रंग हल्का पीला होता है। अच्छा, दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो किसके कारण होता है? तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो दूध का रंग जो सफ़ेद होता है वो केसिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? केसिन के कारण। और साथियों, प्रश्न के साथ हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको केवल ध्यान से सुनना है। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है? जो बिहार पुलिस का बैच है उसमें आपको बूस्टर जीके में ये सारा क्वेश्चन आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है? फिर से रिपीट कर देते हैं, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे बस आपको केवल ध्यान से सुनना है। ये सब आपको प्रॉपर तरीका से लिखा हुआ मिल जाएगा बूस्टर नोट्स में। तो सबसे पहले हम विटामिन की बात कर लें तो विटामिन 2 प्रकार के हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये 2 विटामिन जल में घुलनशील होता है। इसके अलावे बचे विटामिन ए, डी, ई और के ये वसा में घुलनशील होता है, ध्यान रखिएगा। तो विटामिन ए की बात करें, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है तो याद रखिएगा रेटिनॉल, ठीक है? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। और विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी, ठीक है? रतौंधी होती है विटामिन ए की कमी से। और इसका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है गाजर, लेकिन ऑप्शन में गाजर नहीं है तो आम इसका सही जवाब है। विटामिन ए जो है गाजर में भी पाया जाता है, आम में भी पाया जाता है, हरी सब्जियों में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, आम। तीसरा क्वेश्चन देखिए, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? चलिए बताइए। अच्छा, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है एग्जाम में, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा, डीऑक्सी यहाँ पर लिख देते हैं DEOXY, डीऑक्सी राइबो, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए का क्या है? फुल फॉर्म है। और इसका सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, हरगोविंद खुराना ने। और इनके लिए इन्हें 1968 में पूछा जाता है एग्जाम में, याद रखिएगा, 1968 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था।
तो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस लिए 1968 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिएगा डीएनए के संश्लेषण के लिए। और साथियों अगर आपको 2025 में इस बार बिहार पुलिस में 100% सिलेक्शन लेना है तो साथियों आपको अभी से तैयारी में लगना होगा। आप लोग जमकर तैयारी कीजिए और इसके लिए आप लोग इस बिहार पुलिस के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच से आपका प्रॉपर तैयारी हो जाएगा। साथियों इस बैच में क्या क्या मिलेगा आइए आपको थोड़ा सा बता देते हैं। तो इसमें आपको डेली क्लास मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट वाइज में, और यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको इसमें सब्जेक्ट वाइज क्लास मिल जाएगा, यानी कि हिस्ट्री का अलग क्लास होगा, पॉलिटी का अलग क्लास होगा, साइंस का अलग होगा, ज्योग्राफी का अलग होगा। फुल डिस्कशन के साथ आपका सभी क्लास होगा और दोनों क्लास का पीडीएफ आपको डेली मिल जाएगा आंसर के साथ में, प्लस आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा, यानी कि सब्जेक्ट वाइज जो छोटा छोटा नोट्स होता है जहाँ से बिहार पुलिस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे आते हैं वो आपको शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा। बूस्टर नोट्स में आपको क्या मिलेगा, तो जो भी हम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ये सारा क्वेश्चन जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। जैसे विटामिन, कौन सा विटामिन क्या है, किसका नाम क्या है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। तो ये सारा कुछ आपको बूस्टर नोट्स में मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में। इसे प्रिंट कराकर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, डेली क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। बिहार पुलिस के लिए पिछले 12-13 साल का जो क्वेश्चन बैंक है वो भी आपको वन लाइनर फॉर्म में मिल जाएगा। साथ में इसमें एक चीज़ और ऐड किए हैं, जो आपका स्पेशल बिहार जीके है उसका भी आपको नोट्स मिल जाएगा वन लाइनर जीके में। तो आप लोग देर मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कोर्स को ले रखा है। इसके लिए आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है और इस वाले एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके बाद आपको ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, फिर इस तरह से ओपन होगा। तो यहाँ पर क्लिक करके बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, इस पर बाय नाउ करके आप लोग बैच को परचेज कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो जैसे ही आप लोग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ ऊपर ही आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, या फिर नंबर आप लोग लिख लीजिए 9631887058। इस पर डायरेक्ट मैसेज करके आप लोग बैच के बारे में संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर क्या होगा। और जैसे ही ये क्लास खत्म होगा इसका पूरा पीडीएफ आपको आंसर के साथ इसी बैच में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, फटाफट से जाकर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए और बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक तरफ फसल है, दूसरे तरफ बीमारी यानी कि रोग दिया हुआ है। तो धान में यहाँ पर दिया हरित बाल रोग, जो कि गलत है। धान में हमने आपको बताया था खैरा रोग होता है। कौन सा रोग होता है, खैरा रोग। बाजरा की बात करें तो ये अर्गट बीमारी है, बिल्कुल सही है। मटर में क्या होता है, बुकनी, यहाँ पे इधर होगा बुकनी यानी कि पाउडरी मिल्ड्यू, ये मटर से संबंधित बीमारी है। चना में क्या होता है, उकटा, ये सभी सही है। केवल यहाँ पर ऑप्शन ए ही क्या है, गलत है। धान में कौन सा रोग होता है, तो खैरा रोग होता है। चलिए यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ खेती है और दूसरी तरफ खेती का नामकरण है। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे आते हैं और ये बिल्कुल आपके बिहार पुलिस के सिलेबस पर आधारित क्वेश्चन है। तो फूलों की खेती यहाँ पर फ्लोरिकल्चर दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, ये भी सही दिया हुआ है। सब्जियों की खेती यहाँ पर दिया हुआ है हॉर्टिकल्चर, ये गलत है। सब्जियों की खेती कहलाता है ऑलरीकल्चर। ठीक है, क्या कहलाता है, ऑलरीकल्चर। यहाँ पर लिख देते हैं ऑलरीकल्चर। ये सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा, आप लोग टेंशन मत लीजिए। फलों की खेती पोमोलॉजी, ये सभी सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, सी वाला ऑप्शन। सब्जियों की खेती यहाँ पर हॉर्टिकल्चर है, जो कि गलत है। हॉर्टिकल्चर किससे हो जाएगा, बागवानी से। ठीक है, बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर। तो सी ऑप्शन सुमेलित नहीं है। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो भी हम क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं वो सारा कुछ आपको यहाँ पर डिटेल्स में लिखा हुआ मिल जाता है। आप लोग देख सकते हैं। अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग इसे फॉलो कीजिए। इसे पढ़कर आप अपने तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। ये सारा नोट्स आपको कहाँ पर मिलेगा, तो उसी बिहार पुलिस के बैच में, जो कि पीछे हमने आपको बताया है। आगे देखिए, फसलों में परनीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक क्या है। और साथियों बिहार पुलिस के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज का जो क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है, जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस चल रहा है। ठीक है, तो आप लोग देर मत कीजिए, जितना जल्दी हो सकता है आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो फसलों में
परनीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त जो उर्वरक माना जाता है वो है यूरिया। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था यूरिया का सूत्र क्या है, तो लिख लीजिए या फिर ध्यान रखिएगा NH2CO NH2, ये क्या है, यूरिया का फॉर्मूला है। यूरिया की बात करें तो प्रयोगशाला में बनाया गया ये पहला कार्बनिक यौगिक है। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक क्या है, तो याद रखिएगा यूरिया। अच्छा, यूरिया का निर्माण किस वैज्ञानिक ने किया था? वोलर। नाम भी पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है। होलर नामक वैज्ञानिक ने यूरिया का निर्माण किया था। आगे देखिए, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? आगे आपको मैथ और हिंदी व्याकरण के भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बताइए। और डेली आप लोग क्लास कीजिए। क्लास का समय रहेगा रात 8 बजे और सब्जेक्ट वाइज क्लास आपका चलता है शाम 7:30 बजे। तो पौधों में फ्लोएम जो है ये मुख्यतः किसके लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर है आहार वहन के लिए। देखिए, फ्लोएम पौधों में पाया जाने वाला क्या है? एक प्रकार का उत्तक है। इसका काम क्या होता है? ये पत्तियों द्वारा बनाया गया भोज्य पदार्थ, यानी पत्ती के द्वारा जो भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है उसको पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम करता है फ्लोएम। यानी कि पत्ती में जो भोजन बनता है उसको विभिन्न भाग तक कौन पहुँचाता है? तो फ्लोएम पहुँचाता है। और एक होता है जाइलम। जाइलम जल के लिए उत्तरदायी होता है, यानी इसका काम क्या है? ये पौधों की जड़ से जल और खनिज लवण लेता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, पौधा का जो जड़ होता है वहाँ पर क्या होता है? पानी होता है और खनिज लवण होता है। तो वहाँ से जाइलम पानी और खनिज लवण को लेता है और पत्ती तक पहुंचाता है। फिर पत्ती में जो भोजन बनता है उस भोजन को फ्लोएम क्या करता है? पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो यही काम है फ्लोएम और जाइलम का। तो फ्लोएम आहार वहन यानी कि भोज्य पदार्थ के लिए उत्तरदायी है। जल वहन के लिए कौन होगा? जाइलम। आगे देखिए, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? कल से आपका सब्जेक्ट वाइज क्लास भी स्टार्ट हो जाएगा, आज बंद है 7:30 बजे, बताइए। तो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब हुआ था? 1919 में। और उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी को। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों, 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। साथियों, मदन मोहन मालवीय ने ही BHU की स्थापना किया था, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। फिर से रिपीट कर देते हैं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने किया था? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। कब किया था? तो शायद 1916 में किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। चलिए फटाफट से बताइए। तो आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया किसके लिए दिया गया था? तो इसका आंसर है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए। क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। आइंस्टीन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव के सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है। ये सब नॉर्मल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो रिएक्टर पैमाने पर। और भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा सिस्मोग्राफ। क्या बोला जाता है? सिस्मोग्राफ। डेसिबल से क्या मापा जाता है? ध्वनि की तीव्रता को। पास्कल में क्या मापा जाता है? दाब। दाब का सही मात्रक पास्कल है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर एक मैथ का क्वेश्चन है, आगे भी आपको मिलेगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, तो इनकी लंबाई बताना है। तो आइए यहाँ पर चित्र बना लेते हैं। देखिए, एक वृत्त है, चलिए,
उसके बाद क्या बोला गया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, यहाँ पर मान लीजिए सेंटर है आपका, ठीक है। तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है और क्या बोला गया, इसके केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूर, यानी यहाँ से 8 सेंटीमीटर दूरी पर क्या है, कोई बिंदु है, ठीक है। स्थित बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची गई है। अब इसमें एक स्पर्श रेखा खींचना है तो इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा जाता है, इस प्रकार से। एक सेकंड, चलिए इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो आपको बताना है इस स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा। तो ये कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है, बीच में सेंटर है, और ये कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान से देखेंगे, ये एक ट्रेंगल बन रहा है, यानी कि समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में ये आधार और ये लंब दिया हुआ है। तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर कर्ण। 90 डिग्री के सामने जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, आप सभी जानते हैं, अंडर लंब का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर 8 का स्क्वायर। तो 16 प्लस कितना होगा, 64। तो यहाँ पर अब 64 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, अंडर 80। अब इसका रूट निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं, तो गुणनखंड विधि से 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 पंचे 80, ठीक है। ये अंडर रूट में आ गया। अब जो यहाँ पे पेयर में उसको बाहर निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा है, तो ये दोनों बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा, 5। तो 2 दूनी 4, 4 रूट 5 आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है। अब देखिए रूट ये कैसे निकाला जाता है, ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको यूट्यूब पर सर्च करके खुद सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको ये नहीं बताएंगे 80 का रूट कैसे निकलेगा, ये सब नॉर्मल है। चलिए आगे देखते हैं, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। अब देखिए अगर आपको रूट निकालना भी नहीं आता है तो आपका मैथ जो है बहुत ही वीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिए बेसिक मैथ, ये सब कंसेप्ट आपको खुद सीखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आपको वही मैथ बताएंगे जो कि एग्जाम में आएगा। तो एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, अनंत, ठीक है। क्या होती है, अनंत होती है। आगे देखिए, लेबांग बुमानी नृत्य का फसल नृत्य है, यानी कि लेबांग बुमानी जो है किस राज्य का ये नृत्य वाला फसल है। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, त्रिपुरा का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणता प्राचल के रूप में प्रयुक्त होती है। तो सीटेन संख्या जो है किसके लिए, डीजल की गुणवत्ता के लिए है। डीजल की गुणवत्ता मापने के लिए सीटेन संख्या का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ऑक्टेन संख्या, एक है सीटेन संख्या, दूसरा है ऑक्टेन संख्या। ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल की गुणवत्ता मापा जाता है और सीटेन संख्या से डीजल। तो दोनों आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। चलिए बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो फॉर्मिक अम्ल यहाँ पर लाल चींटी दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। लाल चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, मधुमक्खी का डंक, इन सभी में फॉर्मिक अम्ल होता है, ये सही है। अंगूर का रस और इमली दोनों में टार्टरिक अम्ल है, ये भी आपका सही है। सोडा वाटर कार्बोनिक अम्ल, ये भी सही है। तो यहाँ पर केवल ऑप्शन ए ही जो है सुमेलित नहीं है। यहाँ पर क्या दिया है, लैक्टोस। लैक्टोस खट्टा दूध में नहीं होता है, लैक्टिक एसिड में होता है लैक्टोस। खट्टा दूध में होता है लैक्टिक एसिड, लेकिन लैक्टोस जो होता है ये खट्टा दूध में नहीं होता है, ये लैक्टिक एसिड में होता है। तो यहाँ पर होना चाहिए आपका लैक्टिक एसिड, जिसमें होता है लैक्टोस, और लैक्टिक एसिड में किस में होता है, खट्टा दूध में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है। बताइए किस विस्फोटक का नाम नोबल तेल है। तो याद रखिएगा टीएनटी। टीएनटी यानी कि ट्राई नाइट्रोग्लिसरॉल, इसको नोबल तेल के रूप में भी जाना जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है। देखिए फल को पकाने वाला एक प्राकृतिक हार्मोन भी होता है, दूसरा कृत्रिम हार्मोन भी होता है। तो प्राकृतिक में आपका हो जाएगा कौन, एथिलीन, ठीक है। और कृत्रिम में पूछे तो आपका हो जाएगा एसिटिलीन। यहाँ पर लिख देते हैं एसिटिलीन। जो हम लोग पकाते हैं गैस से वो क्या होता है, एसिटिलीन। और प्राकृतिक रूप में जो फल पकता है पेड़ में ही वो एथिलीन हार्मोन के कारण, और कृत्रिम रूप से एसिटिलीन। दोनों आपको ध्यान रखना है। कृत्रिम का मतलब होता है जो कि मानव के द्वारा बनाया गया हो,
अधीर रक्तस्राव क्या है? बताइए, अधीर रक्तस्राव क्या है? इसका आंसर है एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है, एक आनुवांशिक रोग है अधीर रक्तस्राव। हीमोफीलिया पूछे क्या है, तो हीमोफीलिया भी आनुवांशिक रोग है, ध्यान रखिएगा। इनमें से किस आयुर्वेदाचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया था? और साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग सेशन को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके सेशन को शेयर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जीवक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? जीवक। जीवक जो है बुद्धकालीन महान आयुर्वेदाचार्य थे जिन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो चरक की बात करें तो कनिष्क के दरबार में रहते थे चरक, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की है। तो अगर आपसे पूछे चरक संहिता की रचना किसने की है, तो महर्षि चरक ने। इनमें से किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? तो इसका आंसर है स्कंदगुप्त। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है, स्कंदगुप्त। समुद्रगुप्त की बात करें तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। हरिसेन जिसने प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना की। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख की रचना किसने की? हरिसेन ने। हरिसेन कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि। डैश की सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? यानी कि किस समिति के सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो इसका आंसर है नरसिम्हन कमेटी। ये बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इस कमेटी का गठन हुआ था 1993 में। डेट भी पूछा जाता है। सामान्य रूप से मुद्रास्फीति का प्रधान लक्ष्य क्या है? बताइए, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, सामान्य रूप से इन्फ्लेशन का प्रधान लक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर है मुद्रा आपूर्ति का नियंत्रण करना। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशक किसने किया था? अच्छा, चनहुद्रो की बात करें, ये कहाँ पर है? तो पाकिस्तान में है और ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं। चनहुद्रो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है। और इसका उत्खनन कार्य किसने किया था? J.H. मैकेने। किसने किया था? J.H. मैकेने। आगे बढ़ते क्वेश्चन 25। इनमें से किसने बाबर को सर-ए-पुल के युद्ध में पराजित किया था? और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके जरूर बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर है शैबानी खां। ठीक है, 1502 में बाबर और शैबानी खां के बीच सर-ए-पुल का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में बाबर क्या हुआ था? पराजित हुआ था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? चलिए बताइए इसका आंसर। तो देखिए साथियों, गजनी राजवंश की नींव जो है वो अल्पतगिन नामक तुर्क सरदार ने रखा था। किसने? अल्पतगिन नामक एक तुर्क सरदार था, उसी ने गजनी राजवंश की स्थापना किया था। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। लेकिन बाद में इस राजवंश का जो महत्वपूर्ण शासक बना था वो महमूद गजनवी बना था। अगला क्वेश्चन, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। कहाँ के थे? अरब के थे। और कौन थे? उसका नाम क्या था? तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम। क्या नाम था? मोहम्मद बिन कासिम, जिन्होंने सिंध के शासक दाहिर पर 715 ईस्वी के आसपास आक्रमण किया था। ठीक है, तो भारत का जो सिंध प्रांत है पहले से सिंध भारत में ही था। तो 715 ईस्वी के आसपास किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। किसके खिलाफ? दाहिर के खिलाफ, जो कि सिंध का शासक था दाहिर। अगला क्वेश्चन, जननांकिकी में लिंग अनुपात का संदर्भ क्या है? यानी कि लिंगानुपात बताना है आपको। लिंगानुपात का मतलब क्या है?
तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितना है, इसी के अनुपात को लिंगानुपात कहा जाता है। और सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य पूछे तो केरल है, और सबसे कम कहाँ पर है, हरियाणा। 8 अगस्त 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? आंसर है बम्बई में। ठीक है, बम्बई का जो ग्वालियर टैंक मैदान है वहीं से भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था, और इसी आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? चलिए बताइए। तो साथियों 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है, और किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है, याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, फिर से रिपीट कर देते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी। केवल सुनिए, बाकी सब कुछ हम आपको लिख कर दे देंगे। इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? आंसर है सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस की बात करें तो इनके द्वारा इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी, जिसकी 4 ब्रिगेड स्थापित की गई थी, और इसकी एक थी महिला ब्रिगेड का नाम क्या था? रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। तो आंसर क्या होगा? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उड़ीसा के कटक में। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आंसर है यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। 1935 का जो एक्ट है भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट माना जाता है। ये हम पॉलिटी क्लास में आपको बता चुके हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। अब चलिए यहाँ से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन देख लेते हैं। निगरानी का अंग्रेजी परिभाषिक शब्द क्या है? एक क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश का भी है, बताइए। चलिए फटाफट से इसका आंसर बताइए। निगरानी का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है? चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निगरानी का अंग्रेजी मतलब क्या होगा? सर्विलांस। ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध का चयन कीजिए। बिल्कुल इसी टाइप से हिंदी व्याकरण के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो ये पहले भी हम आपको बता चुके हैं। यहाँ पर शुद्ध कौन सा हो जाएगा? चलिए फटाफट से बताइए। कवित्री बताना है कौन सा यहाँ पर शुद्ध लिखा गया है। तो इस प्रकार से कवित्री लिखा जाता है, क व यर्षि का त्र दीर्घी का। अच्छे से इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से तद्भव शब्द ज्ञात कीजिए। देखिए पहले भी हम आपको तत्सम और तद्भव बता चुके हैं। तो तत्सम शब्द क्या होता है? जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और उसी का हिंदी जो रूपांतरण होता है उसको तद्भव बोला जाता है। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं दूध, और यहाँ पर लिखते हैं दुग्ध। अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा हिंदी और कौन सा संस्कृत है? तो आप लोग कहेंगे ये संस्कृत का शब्द है दुग्ध, और ये हिंदी का शब्द है। तो संस्कृत का जो शब्द है वो आपका तत्सम हो जाएगा, और जो दूध है ये हो जाएगा तद्भव। इसी प्रकार से हम यहाँ पर लिखते हैं कपूर, और यहाँ पर होता है इसका शुद्ध रूप कर्पूर। तो ये संस्कृत का शब्द हो गया, और ये क्या होगा? हिंदी का। तो ये तद्भव हो गया और ये तत्सम हो गया, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं आग, और संस्कृत में क्या बोलते हैं? अग्नि। तो अग्नि तत्सम, आग क्या हो जाएगा? तद्भव, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे लिखते हैं पानी, और यहाँ पर लिखते हैं जल। तो जल बोलते हैं संस्कृत में, पानी बोलते हैं हिंदी में। ये तद्भव, ये तत्सम। तो यहाँ पर बताना है कौन सा तद्भव है। तो अग्नि तो होगा नहीं, अभी हमने आपको बताया, ये क्या हो जाएगा? तत्सम, ठीक है। मयूर भी क्या हो जाएगा? तत्सम, क्योंकि मयूर को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोर। तो मोर हिंदी नाम है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? तद्भव। ये हो जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पे मयूर है तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम। तो यहाँ पर बचा आपका अग्नि भी तत्सम हो जाएगा, मयूर भी तत्सम हो जाएगा, वत्स भी क्या होगा? तो ये भी आपका तत्सम होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आग क्या है? ये आपका तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा? अग्नि। तो उम्मीद करते हैं आज के बाद आपका तत्सम और तद्भव गलत नहीं होगा, ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण है? तो संदिग्ध भूतकाल क्या होता है? तो जिसमें भूतकाल की क्रिया क्या होती है, होने की संभावना होती है, संदेह होता है। तो देखिए किस सेंटेंस में संदेह है, वह जाने वाला है, वह गया, वह जाएगा या वह गया होगा। तो आप कह सकते हैं वह गया होगा, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है। तो जिसमें संदेह प्रकट हो वो आपका संदिग्ध भूतकाल है। तो वह गया होगा, शायद गया होगा, यानी कि इसमें संदेह है। तो डी वाला ऑप्शन ही क्या है, संदिग्ध भूतकाल है। अब चलिए यहाँ से मैथ्स के क्वेश्चन है और मैथ्स आपका बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? जो भी हम आपको बताएंगे ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? और आप लोग डेली क्लास कीजिए। जिनको भी सॉल्व करना आता है आप लोग सॉल्व करके बता सकते हैं। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, हम आपको फॉर्मूला भी बता देते हैं। तो देखिए जब भी आपको 25, 30, 35, 50 सम संख्याओं का योग निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिए n इंटू n प्लस 1। अब n के जगह पे क्या रखना है, जो निकालना आपको है। तो n के जगह पे क्या निकालना है, 25 सम संख्या। तो n के जगह पे 25 रख दीजिए इंटू 25 प्लस 1। तो 25 गुना 25 एक 26। अब इसको गुना करेंगे कितना होगा, तो 650। यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए। प्रथम ऐसे लिखिएगा, प्रथम n सम संख्याओं का योग बराबर n इंटू n प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो इसके लिए भी अलग फॉर्मूला होता है। अगर आपको सम का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1। अगर आपको विषम का निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n स्क्वायर, और n के जगह पे जो निकालना है वो रखना है। तो 20 निकालना है तो 20 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 400। तो यहाँ पर देख सकते हैं बी ऑप्शन में दिया हुआ है 400। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए उन 3 क्रमागत संख्याओं का योग गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है? तो 3 क्रमागत संख्या आपको मानना है। मान लेते हैं पहला संख्या x, तो दूसरा संख्या क्या होगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2। अब कैसे होगा बताते हैं। अगर मान लीजिए x के जगह पे हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो ये आपका पहला संख्या हो गया 1। दूसरा संख्या क्या होगा, तो यहाँ पर भी अगर हम 1 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 बराबर 2। यहाँ पर भी 1 रखते हैं तो क्या होगा, 1 प्लस 2 बराबर 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 क्रमागत निकल रहा है, 1 2 3। मान लीजिए अगर x के जगह पर हम 10 रख देते हैं तो पहला संख्या क्या हमारा आएगा 10, दूसरा क्या आएगा 10, यहाँ पे रखेंगे 10 प्लस 11, दूसरा यहाँ पर 10 रखेंगे 10 2 12। तो देख सकते हैं तीनों क्रम में आ रहा है। तो जब भी आपको 3 क्रमागत संख्या मानना है तो इसी तरह से मानिएगा, x, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2, ठीक है। तो इसका गुणनफल निकालना है। तो इसका योगफल 15 दिया हुआ है, यानी तीनों का योगफल कितना है 15। तो इस तरह से जोड़ लेंगे x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, तीनों का योगफल कितना है 15। अब यहाँ पर x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, बराबर कितना हो गया 15। तो 3x बराबर क्या आ जाएगा 15 माइनस 3, 3x बराबर क्या आ जाएगा 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 4, यानी x का मान कितना आ गया 4। अब इस 4 को आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। x का मान जो 4 आया यहाँ पर रखना है, तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर भी 4 रखेंगे तो 4 2 कितना आएगा 6, यानी कि 3 क्रम से आ गया 4 5 6। अब तीनों को अब क्या गुणनफल निकालना है, तो 4 गुना 5 गुना 6 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 5 20, 20 6 120, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योग 25 है तथा उनका अंतर 13 है, तो उनका गुणनफल क्या है? तो 2 संख्या का योग मान लेते हैं, पहली संख्या x, दूसरा y, तो दोनों का योग कितना है 25, अंतर कितना है 13, तो इसी का अंतर कितना है 13। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x बराबर ये कितना आ जाएगा 5 3 8 38, x बराबर कितना आ जाएगा 19 दूनी 38 19। अब इस 19 वैल्यू को आपको फर्स्ट में रख देना है। तो x प्लस वाई बराबर कितना है 25 है, तो x के जगह पे 19 रखेंगे तो 19 प्लस वाई बराबर 25, तो y बराबर क्या आ जाएगा 25 माइनस 19 बराबर 6, यानी कि x का मान 19, y का मान 6। अब इसका गुणनफल बताना है तो दोनों को गुना कर दीजिए, 19 गुना 6 करेंगे कितना होगा 114। यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों उम्मीद करते हैं मैथ का क्वेश्चन आपको आसान लगा होगा। कल फिर आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2
चलेगा। और फिर से रिपीट कर देते हैं, जिनको भी बिहार पुलिस का बैच ज्वाइन करना है आप लोग देर मत कीजिए, क्योंकि आज से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है। फिर आगे आप लोग देर करेंगे तो और भी आपका ज़्यादा क्लास छूटने वाला है। तो ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो इस पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं।